हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अपने 4th चैप्टर का, जिसका नाम है आय और रोजगार का निर्धारण, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, उसके बिना यहाँ पर वो कंटिन्यूटी थोड़ी सी वो उतनी कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी समझने में, ठीक है, उसमें इंटरप्शन आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हम लोगों ने बात की थी सेटेरिस पारिबस की। किसकी बात की थी? सेटेरिस पारिबस, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है, लैटिन है। इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है कि बाकी सारी चीजें समान रहें, जिसको मैंने काफी अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया है। तो क्या लिखा हुआ है? प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का प्रारूपी रूढ़ीकरण है, ठीक है। यहाँ पे प्रारूपी होगा। प्रारूपी रूढ़ीकरण का मतलब क्या हो जाता है? एक टिपिकल स्टाइलाइजेशन है कि हम लोग किसी एक चीज की वजह से, किसी एक वेरिएबल की वजह से पढ़ने वाले परिणाम को, होने वाले प्रभाव को समझने के लिए बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो वो एक जो टिपिकल स्टाइलाइजेशन है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेटेरिस पारिबस। अच्छा, सेटेरिस पारिबस का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि यदि अन्य बातें समान हैं, अन्य बातों से यहाँ पर मतलब क्या है? अन्य फैक्टर्स या वेरिएबल्स, ठीक है। तो बाकी जो भी फैक्टर्स हैं आपने उनको अपरिवर्तित अगर रखा हुआ है, तब आप किसी एक चीज को अध्ययन कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेटेरिस पारिबस, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, ओके। ये हमारे थे जॉन मेनार्ड कीन्स साहब, जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। एक तरह से इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ साहब को। तो ये जो है, मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो इनके बारे में आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने फिस्कल पॉलिसी को यूज किया जाए किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ चीजों को जो डिजायर्ड लेवल है वहां तक पहुंचाने के लिए, कि लोगों को रोजगार कम है तो रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, उसमें सरकारी योजनाएं किस तरह काम कर सकती हैं, इन सारी चीजों पर बात की थी। तो इनका क्या है, इन्होंने ही जो चीजें पढ़ाई है उसी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनका जो मॉडल था उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको इसमें बहुत सारे रिफाइनमेंट्स मिलेंगे। तो क्या हुआ, इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित राष्ट्रीय आय के निर्धारण का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जो इन्होंने तरीका बताया है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी और तरीके भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल है हम लोग की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज है उसमें। अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं की कीमत तथा ब्याज दर को स्थिर मानते हुए, दो चीजें समझिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में वास्तव में राष्ट्रीय आय या जो आय है उसका निर्धारण करना बहुत कठिन है। बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग पहले से ही कांस्टेंट मान लेंगे, सेटेरिस पारिबस की कंडीशन भी लगाएंगे, लेकिन साथ ही में यहां पर आप और एजम्पशंस लेते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले बहुत एक सरल इकोनॉमी बनाएंगे, वहां पर हम लोग उस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर पा रहे हैं, हम लोग एक एस्टिमेट कर पा रहे हैं कौन कौन से फैक्टर उस आय को निर्धारित कर रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है कि जो भी हमारे फाइनल गुड्स हैं, ठीक है, उनकी जो कीमत है, यहां पर वस्तुओं का अर्थ आप सेवाओं के साथ भी लगाइएगा, ठीक है, वस्तु और सेवा दोनों की बात हो रही है, उनकी कीमत फिक्स रहती है। क्या रहती है? फिक्स रहती है, जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, ब्याज दर, इसका इंपॉर्टेंस हम लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर पढ़ा हुआ था। तो ब्याज दर को हम स्थिर मानते हुए क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे जो आय का निर्धारण है। तो यहां पर और एजम्पशंस हो गए, क्यों? क्योंकि हमें इकोनॉमी को सरल बनाना है। अच्छा, इसी को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर द एजम्पशन ऑफ फिक्स्ड प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स, पहला एजम्पशन, ठीक है। दूसरा क्या है? कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी ब्याज है उसकी दर भी स्थिर है। कहां पर? अर्थव्यवस्था में, बेस्ड ऑन द थ्योरी गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसी को हम लोग यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो हम लोग निर्धारण कर रहे होते हैं किस चीज का? आय का। तो वहां पर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, समस्त मांग क्या है, ठीक है। तो जो समग्र मांग है, समस्त मांग है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा उद्देश्य आय का निर्धारण है, लेकिन हमें एक एक चीज को समझना पड़ेगा। तो उसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है हमारी समग्र मांग। अब समग्र मांग भी क्या हुआ कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर के कितनी मांग है, तो उसके कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं, कई सारे उसके अवयव आते हैं, उनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके अवयव क्या है, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन हमारा 2nd चैप्टर था, है ना। इसमें क्या हुआ? उस अध्याय में हम लोगों ने उपभोग, कंजम्पशन को पढ़ा था, निवेश, इन्वेस्टमेंट को पढ़ा था, अथवा किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल निर्गत,
क्यों पढ़ा था? क्योंकि हम लोगों ने जीडीपी कैलकुलेशन की थी और जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करा तो जल्दी से। जीडीपी पढ़ा था हम लोगों ने पहले, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जीएनपी पर गए थे, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर गए थे। फिर हम लोग यहाँ से नेट नेशनल प्रोडक्ट पर गए थे, ठीक है, और ये भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों पर होता था। जो फैक्टर कॉस्ट पर आता था उसी को हम लोग क्या बोल देते थे? नेशनल इनकम। ठीक है, याद है? नहीं याद है? अगर नहीं याद है तो आप सेकंड चैप्टर को फिर से पढ़िए। तो ये सारी चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और जब जीडीपी की गणना की थी इसमें हम लोगों ने 3 विधियां पढ़ी थी, एक इनकम मेथड था, एक प्रोडक्ट मेथड था और एक एक्सपेंडिचर मेथड था। तो जो व्यय विधि थी उसमें हम लोगों ने C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, एक्स क्या है? एक्सपोर्ट्स है, एम क्या है? इंपोर्ट्स है, आयात है एम और निर्यात है एक्स। ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंजम्पशन यानी कि उपभोग पढ़ा था, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट पढ़ा हुआ था। ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी कि नहीं पढ़ी हुई थी? वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों पढ़ा था? कुल जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसके संबंध में अध्ययन तो हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, अब समझिए पहले से कुछ कनेक्शन तो है, लेकिन अध्याय 2 में जो ये टर्म्स थे, कौन कौन से टर्म्स? उपभोग यानी कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट यानी कि आई। इनका प्रयोग लेखांकन के अर्थ में हुआ है। लेखांकन के अर्थ में मतलब क्या हो? लेखांकन में क्या होता है? हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, किसी देश में वास्तव में क्या कंजम्पशन हुआ, किसी अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या कंजम्पशन है। तो जब कंजम्पशन हो जाएगा तब हम उसकी गणना कर पाएंगे, है ना। अच्छा, लेकिन एक और चीज होती है, यहां पे समझिएगा। मैं वही कह रहा था ना आपको कि यहां पे शब्दों का अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है। कंजम्पशन को हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं। जैसे कोई एक परिवार है, उसने ये सोचा कि यार हम लोग जो है सब मिलाकर के 25,000 रुपए की हमारी आय है, हम लोग हर महीने ऐसा करेंगे 15,000 रुपए खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे 15,000 का, और 10,000 रुपए की बचत करेंगे। क्या करेंगे? 10,000 रुपए की बचत करेंगे। अब उस परिवार ने जब ये सोचा कि वो 15,000 रुपए का क्या करेगा? कंजम्पशन करेगा, और 10,000 की क्या करेगा? बचत करेगा, सेविंग्स करेगा। तो ऐसे में उसने ये प्लान किया। क्या किया? प्लान किया, नियोजन किया, उसने योजना बनाई। तो जो नियोजित कंजम्पशन है उस परिवार का वो 15,000 है। लेकिन हुआ क्या? वायरल फीवर पूरे शहर में फैल गया, तो परिवार के लोग भी थोड़ा सा बीमार पड़ गए, तो सारे लोगों का इलाज वगैरह भी कराना पड़ा, तो दवाइयों का खर्चा हो गया, तो 18,000 रुपए आपका कंजम्पशन हो गया, खर्चा बढ़ गया। अब जब खर्चा बढ़ गया तो ये भी कंजम्पशन है, लेकिन ये कैसा कंजम्पशन था? ये प्लान्ड कंजम्पशन था। कैसा था? प्लान्ड कंजम्पशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो नियोजित होता है उसको हम लोग एक और टर्म लेकर के आते हैं, एक्स आंटी। एक्स आंटी, तो एक्स आंटी का मतलब क्या हुआ? जो प्लान्ड है। तो प्लान्ड आपका यहां पर कितना दिख रहा है? 15,000। अच्छा, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? जो हुआ वो तो आपको बाद में पता चलेगा, तो उसको बोल देते हैं एक्स पोस्ट, ठीक है। जो एक्चुअल कंजम्पशन हुआ वो आपका हुआ 18,000 का। तो अब आप समझिए कि हम लोग जो सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे थे वो ये चीज पढ़ रहे थे। क्यों? जो वास्तव में आपका उपभोग हुआ था उसकी वो मानते हुए हम लोगों ने जीडीपी की गणना की थी। तो जो हमें वहां पर एक सर्वसमता मिली थी, एक आइडेंटिटी मिली थी, एक तादाद में मिला था। तादाद में क्या होता है? जो हमेशा बराबर है। तो हम लोग उसमें 3 बराबर की जगह ऐसे 3 लाइन खींचते थे। बराबर में तो 2 ही लाइन खींचते हैं। तो उसमें क्या कर देते थे? जीडीपी अगर आपको निकालनी है तो हम लोगों ने तादाद में बनाया हुआ था। क्या था वो? वही फिर से C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये सारे ही टर्म्स आपके एक्स पोस्ट वाले थे, जो वास्तव में हो चुका है उसको आप लिखोगे। क्यों? क्योंकि आप तभी तो संख्या लिख पाओगे, उसको नंबर तो वही तो दे पाओगे। तो जब हम लोग इसको लेखांकन के दृष्टिकोण से लिखते हैं तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्स पोस्ट बोल देते हैं। अच्छा, तो ये हम लोग कब कर चुके हैं? सेकंड चैप्टर में। यहां पर हमें दोनों चीजों को समझना होगा, एक्स आंटी को भी समझना होगा। अच्छा, क्या होता है? अध्याय 2 में इनका प्रयोग लेखांकन के अर्थ में हुआ है, जहां इन मदों किसकी बात की जा रही है? कंजम्पशन की और इन्वेस्टमेंट की। वास्तविक मान को प्रयोग किया गया था। वास्तव में जो खर्चा हुआ, ठीक है। इन वास्तविक अथवा लेखांकन मान को हम इन मदों का यथार्थ माप, यथार्थ मतलब जो वास्तव में इसकी माप है, वास्तव में क्या उपभोग हुआ। तो परिवार ने 18,000 का किया, तो वास्तव में तो ये हुआ। एक्स पोस्ट मेजर्स कहते हैं, यथार्थ माप है इनकी। अच्छा, तो इसका मतलब दूसरा कुछ भी होगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो यही है। इन पदों का प्रयोग, पद भी बोल सकते हो, मद भी बोल सकते हो। मद का मतलब होता है आइटम, पद का मतलब होता है टर्म, ठीक है। कौन कौन से टर्म? सी और आई मान लीजिए, अभी यहाँ पे 2 ही लेकर के चल रहे हैं। भिन्न अर्थों में किया जा सकता है। कैसे? उपभोग से ना सिर्फ यह पता चल सकता है कि वास्तव में किसी निश्चित वर्ष में लोगों ने कितना उपभोग किया, यानी कि वास्तव में क्या खर्च किया गया,
साथ में ये भी समझ में सकते हो, बल्कि यह भी कि उस अवधि में उन्होंने उपभोग की कितनी मात्रा की योजना बनाई थी, प्लान कितना किया हुआ था। तो अब कोई बोले, दो लोग बैठे हुए हैं, दो दोस्त, बोलता है कि यार दोनों की सैलरी कितनी है, 25,000 है। तो एक बोलता है यार हम लोग तो यार 15,000 रुपये खर्च कर देंगे इस बार, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, जो हमारा पहला इंसान था। दूसरा बोलता है यार तुम्हारे सिर्फ 15,000 खर्च होता है, मेरा तो कुछ बचता ही नहीं है, मेरा तो 22,000 रुपये खर्च हो जाता है, मैंने कुछ मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये बचा पाता हूँ, ठीक है। तो ये 22,000 और 15,000 का खर्चा हो जाता है, ये इन्होंने प्लान किया, एक्चुअली तो कुछ और होगा। तो जो प्लान कर रहे हैं, जो उनको पहले से आइडिया है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो इसकी योजना बनाई थी, वो भी इसी सेंस में आ सकता है जब आप उपभोग की बात कर रहे हो। तो उन दोनों में अंतर है, एक वास्तव में है, एक आपने जो प्लान किया हुआ है, तो इसीलिए उन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखते हैं, ठीक। अच्छा, क्या क्या है, जैसे इसी तरह जैसे आपने प्लानिंग के केस में किया, वैसे ही निवेश के केस में हो सकता है कि हम अर्थव्यवस्था में कितने रुपए का निवेश करेंगे। अब निवेश नॉर्मली कौन करता है, निवेश करती है नॉर्मली फर्म्स जो है, ठीक है, जो लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स निवेश करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स ने निवेश कितना करेंगे उसकी एक प्लान किया, ठीक। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई प्रोड्यूसर, उसने बोला कि वो इस वर्ष 100 रुपए का निवेश करेगा। कितने का, 100 रुपए का निवेश करेगा। अच्छा, वो जो भी सामान बनाता था उसको एक आइडिया था कि मेरा इतना सामान बिकेगा, लेकिन किसी वजह से उसके सामान की खपत बढ़ गई जो वो बनाया करता था। तो उसका एक तो स्टॉक था, स्टॉक में वो कुछ भी बना के रखता था, मान लीजिए ऐसा करके डिब्बे बनाता है, तो वो डिब्बे बना करके रखे हुए हैं, कोई भी आएगा खरीदने के लिए तो इन्हीं डिब्बों को वो बेच देगा। अब ये जो डिब्बे हैं इनकी खपत थी, तो उसको ऐसा रहता था कि कम से कम इतने डिब्बे तो उसके पास बचेंगे ही बचेंगे, है ना, ये उसके स्टॉक में रहेगा। लेकिन मांग बढ़ गई और उसने तो सोचा था कि 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, तो मान लीजिए उसकी मांग इतनी बढ़ गई, जितना उसने सोचा था उससे 40 रुपए की मांग और ज्यादा बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा, उसके स्टॉक से 40 रुपए का इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा। तो उसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन 40 रुपए जो उसकी इन्वेंट्री थी, जो उसकी माल सूची थी, जो उसका स्टॉक था, वहां से कमी हो गई। तो उसने प्लान किया था 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन 40 रुपए का जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा मांग आ गई, तो वास्तव में उसका जो नेट निवेश हुआ वो 60 रुपए का हुआ। क्यों, कर तो 100 रुपए का था, लेकिन उसमें से 40 जितना उसने सोचा था, तो सोचा था उसने 100 रुपए निवेश करने का, और साथ ही उसने सोचा था कि उसकी मांग इतनी आएगी। तो दोनों जगह पर प्लानिंग वाली चीज है कि मैं 100 रुपए का निवेश करूंगा और लोग इतना सामान खरीद लेंगे, लेकिन जितना सामान खरीद लेंगे उससे 40 रुपए ज्यादा का खरीद लिया गया, तो जो नेट उसने इन्वेस्टमेंट किया वो कितने का रह गया, 60 रुपए का रह गया, ठीक है। तो यही चीज आप समझिएगा, यहां पर समझना महत्वपूर्ण है कि प्लान चीज अलग है, एक्चुअल चीज अलग है, एक्स आंटी अलग है, एक्स पोस्ट अलग है। यथार्थ जो है एक्सपोस्ट को बोलते हैं, और जो नियोजित है वो हम लोग एक्स आंटी या फिर प्लान को बोलते हैं। अच्छा, तो इसी तरह निवेश का भी अर्थ हो सकता है कि उत्पादक ने अपनी माल सूची में कितनी मात्रा की वृद्धि करने की योजना बनाई है, ये भी हो सकता है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग प्लान और एक्चुअल दोनों तरह से देख सकते हैं। यह मात्रा उस मात्रा से भिन्न भी हो सकती है जितना निवेश यह वास्तव में कर पाता है। यह कौन, जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो वास्तव में यहाँ पे तो 60 रुपए का निवेश कर पाया। क्यों, क्योंकि उसका जो भी स्टॉक था उससे 40 रुपए कम हो गया ना, तो वास्तव में तो 60 रुपए का निवेश कर पाया। तो वास्तव का निवेश जो है वो प्लान निवेश से अलग हो गया। हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में अलग होता ही है। जो प्लान करते हैं एग्जैक्टली वैसा हो पाए, इसकी संभावना ना के बराबर होती है। अच्छा, चलिए, समग्र मांग और इसके अवयव वही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी, 2 अवयव पढ़ लिए। एक तो कंजम्पशन पढ़ा, इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया क्या, नहीं पढ़ा। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा कि कंजम्पशन को 2 तरह से देखा जा सकता है, प्लान्ड और एक्चुअल। वही आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के साथ भी हो सकता है। अच्छा, इन परिवर्तन यानी कि इन वेरिएबल्स कौन से, कंजम्पशन और निवेश, अथवा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्य को हम उनकी प्रत्याशित माप एक्स आंटे मेजर्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, क्या क्या लिखा हुआ है, उपभोग है, निवेश है और अंतिम वस्तुओं के निर्गत। अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या हुआ, जो आपका फाइनल प्रोडक्शन है, ठीक है, फाइनल आउटपुट है। तो आप फाइनल आउटपुट भी ऐसा हो सकता है ना, आपने फाइनल आउटपुट एक प्लान किया कि अर्थव्यवस्था में इतना फाइनल आउटपुट होगा, तो वो जो प्लान किया एक तो वो हो सकता है, और वास्तव में कुछ और फाइनल आउटपुट निकला तो वो एक्चुअल हो सकता है। तो जिस तरह से कंजम्पशन के 2 तरीके हो सकते हैं, 2 तरह से देखा जा सकता है, वैसे इन्वेस्टमेंट को भी 2 तरह से देखा जा सकता है, और उसी तरह से अंतिम वस्तुओं के उत्पादन को भी 2 तरह से देखा जा सकता है। अगली बात समझ में, अच्छा ठीक। और इसको ही हम लोग प्रत्याशित माप कहते हैं कि ये हमारा प्रत्याशित एक्सपेक्टेड
ये हमें अपेक्षा है। उसी को हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश तो ये नहीं है, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स आंटी मेजर्स, ये ट्रेडिशनली यूज करते हैं और इसलिए लिख देते हैं। ठीक, अच्छा अब इसी में समझिए उन्हीं अवयवों में सरल शब्दों में जो प्रत्याशित एक्स आंटी का अर्थ क्या होता है, नियोजित, और यथार्थ का क्या होता है, एक्सपोज्ड। ये मैं आपको बता चुका हूं, जो वास्तव में हुआ हो, है ना। अब इसी में आय निर्धारण, आप फिर से भूलिएगा नहीं, हम लोग को आय का निर्धारण करना है किसी अर्थव्यवस्था में। तो आय निर्धारण को समझने के लिए, क्योंकि पहली बार हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, हमें समग्र मांग के विभिन्न अवयवों के नियोजित मानों की जानकारी होना आवश्यक है। आप समझ रहे हो, जब हमें यह निकालने की जरूरत है कि आय कितनी होगी, ठीक है, आय का निर्धारण कैसे होगा, तो उस निर्धारण के लिए समग्र मांग बहुत महत्वपूर्ण है। और समग्र मांग का मतलब क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्रकों से आने वाली मांग को मिलाकर के तो समग्र मांग बनेगी। तो उसमें एक तो कंजम्पशन का योगदान है, उपभोग का, उसमें एक इन्वेस्टमेंट का योगदान है, फिर उसमें गवर्नमेंट का भी योगदान है, फिर उसमें आपका जो बाहरी क्षेत्र है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, आयात और निर्यात करते हो, निर्यात और आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से, पहले निर्यात फिर आयात, उन सबका भी योगदान है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि हमें जब आय का निर्धारण करना है तो हमें क्या समझना है, पहले समग्र मांग, और समग्र मांग में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें उनको भी समझना है। ठीक है, तो जो नियोजित मानों की जानकारी, जो उसके विभिन्न अवयव हैं उनके नियोजित मानों की जानकारी होना आवश्यक है। उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और निवल निर्यात। निवल निर्यात का मतलब क्या हुआ, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स को तो जोड़ा करते थे, एम को घटा देते थे, तो जो आपने आयात कर दिया वो घटा दिया गया, तो इसको ही हम लोग बोल देते हैं क्या, नेट एक्सपोर्ट्स, निवल क्या, निर्यात। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, तो इन सबको समझने की आवश्यकता है। ठीक, अच्छा ये क्या है, वही एक्स आंटे एक्सपोज्ड है, अकरेंस ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट हुआ है। ठीक, अच्छा हम लोगों ने बेसिक भूमिका बना ली इस चैप्टर को पढ़ने की। अब कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और बाकी गदा उड़ाते रहिए, कोई डाउट हो तो उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सारे वीडियोस को एक साथ देखेंगे तो बहुत सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।